बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री। दोस्तों, ये क्लास आपको नई शिक्षा नीति के तहत दी जा रही है और नई शिक्षा नीति के तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी में यही पाठ्यक्रम लागू है। एनईपी के तहत जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमने आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी। आपकी फर्स्ट यूनिट का नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है फजान्स रूल। आज हम डिस्कस करेंगे फजान का नियम कि फजान का नियम आखिर में क्या है। इसको समझने के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के पोलराइजेशन और पोलराइजिंग पावर की क्लास देख लीजिएगा। अगर वो आप देख लेते हैं तभी आपको फजान का नियम समझ में आएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, कुछ कारण से अभी आपकी क्लास स्थगित थी, नियमित क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आपके यूट्यूब पर डेली क्लास चलेगी। क्लास की टाइमिंग है रोज़ 5:30 बजे आपको केमिस्ट्री की क्लास लाइव मिलेगी। तो सभी लोग डेली 5:30 बजे लाइव क्लास जरूर अटेंड करें। बाकी फिजिक्स की क्लास आपकी कल से स्टार्ट होगी सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे मैथमेटिकल फिजिक्स कल से स्टार्ट होने वाला है। तो जिनका फिजिक्स है वो सभी लोग लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें। जूलॉजी और बॉटनी के स्टूडेंट काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, क्लास नहीं हो पा रही थी। अब आपकी जूलॉजी और बॉटनी की क्लास रोज़ शाम 6 बजे 6:30 बजे से संचालित की जाएगी। दोस्तों, क्लास के पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर जाकर के एसपी स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। वहाँ पर आपको ओल्ड और नए दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे, साथ ही साथ क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फजान का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है फजान का नियम। फजान का नियम आखिर में है क्या, ये क्या बताता है, कोई बताएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, फजान का नियम ये कहता है कि सारे जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो 100% आयनिक नहीं होते हैं। इनमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। यही फजान का नियम बताता है। जैसे कि अगर आपसे एक एग्जांपल दे दें हम NaCl कि ये क्या है, आयनिक है या नहीं है, तो आप लोग बताएंगे कि सर ये आयनिक है। ये क्या है? आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन फजान ये कह रहे हैं कि जो ये NaCl है ये 100% आयनिक नहीं है। इसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। और कैसे पाए जाते हैं, इसको हमने जब पोलराइजेशन को समझा था तब वहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया था। हमने आपको बताया था, जैसे कि ले लीजिए Na और HCl, Cl- Na+, ये आपका हो गया कैटायन और ये हो गया आपका एनायन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों क्या हैं? विपरीत आवेश वाले आयन हैं। और ये जब दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन की वजह से, हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन में को इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरी शक्ति से, पोलराइजिंग पावर की मदद से पूरी तरह से इसको खींचेगा अपनी तरफ से। और यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? काफ़ी देर तो वेट करेंगे, इतना आसान नहीं है ये सारी प्रक्रिया। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि ये इसके जो एनायन के इलेक्ट्रॉन वेग होते हैं वो डिस्टॉर्ड हो जाते हैं और यहाँ पर रिपल्सन शुरू हो जाता है। और रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। यहीं पर आपका दिख जाता है कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आगे हम समझते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए फजान रूल्स और लिखिए व्हेन टू अपोजिट चार्ज आयन अप्रोच ईच अदर क्लोजली द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन अट्रैक्ट टू द cation
एज ए रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज becomes between then the bond becomes partially covalent। दोस्तों फजान का नियम कहता है कि जब दो विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे के पास आते हैं, विपरीत आवेश वाले आयन, दो विपरीत आवेश वाले आयन जब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तब जो ये ऋण आयन है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कैटायन है उसकी तरफ आकर्षित करने लगते हैं, यानी कि कैटायन इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने लगता है। और जैसे ही इनकी तरफ आकर्षित होते हैं तो दोनों आयनों के बीच में क्या होता रहता है, आयनों के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो यहाँ पर कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर यानी कि कुछ सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इतना नोट किए। फिर आप आगे लिखेंगे, फजान इन 1924 गिव द कार्टेशियन रूल विथ द हेल्प ऑफ विच इट इज पॉसिबल टू नो द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोवैलेंसी पासेस इनटू कोवैलेंसी। दीज रूल्स आर कॉल्ड फजान्स रूल। दोस्तों फजान ने 1924 में कुछ नियम दिए जिनकी सहायता से यह पता लगाना संभव है कि किन दशाओं में एक वैद्युत संयोजी बंध सहसंयोजी बंध में परिवर्तित होता है। ये जो नियम है, ये जो पूरे की पूरी प्रक्रिया है, यही फजान का नियम कहलाती है। दीज रूल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ये नियम यानी कि ये जो रूल है, ये नियम जो है वो निम्नलिखित कारक पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर देखेंगे जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर दिए गए हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक आपका कैटायन है और एक आपका एनायन है। तो मैंने आप लोग को कल बताया था कि कैटायन की साइज छोटी क्यों होती है और एनायन की साइज बड़ी क्यों होती है। कोई बता पाएगा कि इसकी साइज छोटी क्यों होती है और साइज बड़ी क्यों होती है। देखिए एनायन की जो कैटायन आपका है उसकी साइज क्यों छोटी होती है ये बताइए। दोस्तों जब इसकी साइज बड़ी इसलिए होती है क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज अधिक होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा तो इस यानी कि साइज क्या होगी, छोटी होगी। और जब न्यूक्लियर साइज कम होगा यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तब आपका साइज यानी कि तब साइज क्या होगी, बड़ी होगी। अब यहाँ पर जैसे हम देख लेते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल NaCl को ही लेते हैं। ठीक है, NaCl में जब आपने देखा कि मान लिया जाए कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हैं Na के पास, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, Na के पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए, 10 ही है, मान लिया 10 ही है। अब जब Na के पास प्लस चार्ज लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग कर रहा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो 10 में से एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट कर दिया तो इनके पास कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन प्रोटॉन की संख्या यानी न्यूक्लियर चार्ज की संख्या कितनी है, 10 है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज की संख्या अधिक है तो क्या होगा, साइज छोटा होगा। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट दिया गया है। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दिया गया है। अब डिस्ट्रॉयड कब होता है, डिस्ट्रॉयड का मतलब जब टूट जाता है, जब ये टूटेगा तो इसके शेप में क्या चेंज आएगा, इसका शेप भी बिगड़ जाएगा। हमने आपको बताया था ये प्लस चार्ज है, ये आपका माइनस चार्ज है, यानी कि कैटायन और एनायन जब ये दोनों आपस में अटैक करेंगे, दोनों लोग एकदम से भिड़ जाएंगे आपस में, तो कैटायन के पास भाई हाई पोलराइजिंग पावर है। तो कैटायन जब हाई पोलराइजिंग पावर है तो अपनी तरफ क्या करेगा, जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा अपनी पूरी शक्ति से, तो क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें आ जाएंगे, इनमें घुस जाएंगे, और जो ये आपका ऋणायन है ये क्या जाएगा, ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसका शेप कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे ही डिस्ट्रॉयड होगा इस प्रकार से इसका शेप बनेगा। ठीक है, और जब पोलराइज कोवैलेंट बॉन्ड देखें तो इस प्रकार से पोलराइज कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जो आपका फजान का नियम है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कारक आपका है हाई चार्ज ऑन कैटायन एनायन और बोथ, यानी कि धनायनों या ऋणायनों पर अधिक आवेश। पहला जो कंडीशन ये है फजान रूल का
वो है जो फजान रूल है वो पहले इस कंडीशन को फॉलो करता है, यानी कि धनायन या ऋणायनों पर अधिक आवेश। अब इसको हम समझते हैं, कल सभी लोग समझ में आ गया होगा कल की क्लास में कि धनायन और ऋणायन पर अधिक आवेश होने से क्यों फजान का नियम कहता है कि धनायन या ऋणायनों पर अगर अधिक आवेश है तो इससे भी पता चल जाता है कि कोई भी बॉन्ड आयनिक है या नहीं है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा या नहीं होगा। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए, धनायनों या ऋणायनों पर अधिक आवेश। दोस्तों क्या होता है कि द इंक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजिंग इट्स पोलराइजिंग पावर while the increases of negative charge on anion increasing in its polarizability। धनायन पर जितना ज़्यादा आवेश होगा उसका ऋणायन के प्रति आकर्षण उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब यह है कि धनायन पर जितना ज़्यादा आवेश होगा उसका ऋणायन के प्रति आकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा, अतः ध्रुवण ज़्यादा होगा। यानी कि अगर धनायन की बात करें तो आपको पता है AlCl3, ठीक है। तो Al के पास क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। Al के पास 3+ है, यानी कि Al3 पॉजिटिव, 3 चार्ज है, इसके पास चार्ज ज़्यादा है। तो ये जब चार्ज ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये ऋणायन की तरफ अधिक आकर्षित होगा, और अधिक आकर्षित होगा, चार्ज ज़्यादा तो पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा कि जब धनायन पर जितना ज़्यादा आवेश होगा उसका ऋणायन के प्रति आकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा, अतः ध्रुवण होगा, अतः यहाँ पर ज़्यादा ध्रुवण होगा, ठीक है। Thus, as the charge of both the ion increases, the electrostatic attraction between them also increases, and hence the covalent character increases in ionic bond। इसी प्रकार ऋणायन पर जितना ज़्यादा आवेश होगा ठीक उसी प्रकार ऋणायन पर जितना ज़्यादा आवेश होगा धनायन के प्रति उसका आकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक उल्टा हो रहा है। अभी तक ये था कि जब धनायन पर आवेश ज़्यादा होगा तो वो ऋणायन की तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा और पोलराइजेशन अधिक होगा। अब यहाँ पर है कि ऋणायन का यानी कि एनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो कैटायन की तरफ आकर्षित होगा, ठीक है। तो ध्रुवण ज़्यादा होने का अर्थ यह है, अतः ध्रुवण उतना ही ज़्यादा होगा। अतः ध्रुवण ज़्यादा होने का अर्थ यह है कि जब ज़्यादा ध्रुवण होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो वैद्युत संयोजिक बंध सहसंयोजिक बंध में ज़्यादा परिवर्तन होगा, ठीक है। जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो उस बॉन्ड की ज़्यादा संभावना होती है किसमें, सहसंयोजी बंध में परिवर्तित होने की। तो ये आपका है धनायन और ऋणायन पर अधिक आवेश होने के कारण। अभी आपको एक उदाहरण बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ NaCl MgCl2 एंड ACl3। तो दोस्तों Na के पास क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है। यहीं अगर बात करें Mg के पास तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज। यहीं अगर बात करें Al के पास तो इसके पास 3+ चार्ज होगा, यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखेंगे कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा आयन किसके पास, सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास है, Al के पास है, ठीक है। उससे बाद मैग्नीशियम के पास, उसके बाद में सोडियम के पास। तो जब सबसे अगर इनसे पूछा जाए कि इनमें से बताइए इन तीनों में सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, तो पोलराइजिंग पावर जिसका ज़्यादा चार्ज उसका ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। तो Al की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। अगर आपसे पूछ लें ये बताइए कि AlCl3 में बताइए कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका अधिक होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो Al3+ में होगा। Al3+ में क्या होगा, अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहीं अगर बात करें हम इन दोनों में, अब NaCl
NaCl में देखा आपने यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर एक नेगेटिव। फिर है आपका MgCl2, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर Cl कितने हैं, 2 हैं। फिर आपका है AlCl3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ पर Cl कितने हैं, 3 हैं। तो आपने देखा कि चार्ज के हिसाब से कोवैलेंट कैरेक्टर निर्भर होता है, जिसका सबसे ज़्यादा चार्ज उसका सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर और उसके सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि Al3+ आयन Na आयन तथा Mg आयन की अपेक्षा Cl आयनों में ज़्यादा ध्रुवित करता है, Cl आयनों को ज़्यादा ध्रुवित करता है, अतः AlCl3 का सहसंयोजक और NaCl, देखिए AlCl3 जो है ये क्या है, सहसंयोजक है, और NaCl क्या है, आयनिक है। लेकिन जब आप इसको पॉइसन के रूल के हिसाब से निकालेंगे तो इसमें भी कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर पाए जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, MCQ प्रश्न दे दिया जाए, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि ये बताइए NaCl, MgCl2 और AlCl3 में, इन तीनों में ये बताइए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, कोवैलेंट कैरेक्टर के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बताएंगे, AlCl3, फिर MgCl2, फिर NaCl3। तो सबसे ज़्यादा इसमें किस में होगा, AlCl3 में, फिर MgCl2, फिर NaCl। ओके। अब दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा कारक यह है कि स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। दूसरा कारक क्या है पहचान रूल का, कि धनायन का छोटा आकार भी ये बताता है कि कैसे कोवैलेंट कैरेक्टर किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एलिमेंट्स में या किसी भी कंपाउंड में किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि इसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर हैं या नहीं। तो फजान का जो दूसरा है कारक है वो है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, यानी कि धनायन का छोटा आकार। हेडिंग डाल दीजिए, धनायन का छोटा आकार। दोस्तों, द smaller the size of cation, greater will be the nuclear charge. Thus, small cation will polarize ion more the large cation, that is, there will be more chance of electrovalency to pass into covalency. धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसका नाभिकीय आवेश उतना ही ज़्यादा होगा। मैंने आप लोग को बताया था कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ही बड़ा होगा, उसका जो नाभिकीय आवेश होगा उतना ही ज़्यादा होगा। अतः छोटा आयन बड़े आयन की अपेक्षा, छोटा आयन बड़े धनायन की अपेक्षा ऋणायन को ज़्यादा ध्रुवित करेगा, अर्थात वैद्युत संयोजक बंध या सहसंयोजक बंध में ज़्यादा परिवर्तित होगा। जो वैद्युत संयोजक बंध है, इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो ज़्यादातर किस में परिवर्तित होगी, वो कोवैलेंट बॉन्ड में ज़्यादातर, यानी इसकी कोवैलेंसी ज़्यादा संभव होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि जब धनायन का छोटा आकार भी डिपेंड करता है, ये भी एक कारक है। जब जितना ज़्यादा धनायन का छोटा चार्ज होगा उतना ही उसका नाभिकीय आवेश होगा, और जब नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा यानी कि छोटे आयन, जो छोटा आयन है बड़े धनायन की अपेक्षा वो ऋणायन को ज़्यादा ध्रुवित करेगा, ज़्यादा पोलराइज करेगा, अर्थात वैद्युत संयोजक बंध सहसंयोजक बंध में ज़्यादा परिवर्तित होगा। एक उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, BeCl2 इज मोस्ट कोवैलेंट इन chloride of second A subgroup because Be2+ cation has smaller size in comparison of remaining cations or the group। दोस्तों, उदाहरण दिया गया है कि सेकंड ए उप समूहों में क्लोराइडो में BeCl2 सबसे ज़्यादा सहसंयोजक है। BeCl2 जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, सहसंयोजक है, क्योंकि Be के पास क्या है, 2 धनायन है, 2 धनायन है, बाकी धनायनों की अपेक्षा में कम है, बाकी जो धनायन हैं उनकी अपेक्षा में कम है इसके पास। इसीलिए जो BeCl2 है ये क्या है, सबसे ज़्यादा सहसंयोजक है।
तो आप देखेंगे कि BeCl2 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते क्रम, तो घटते क्रम में आप देखेंगे कि BeCl2 जो है वो सबसे ज़्यादा, इसके पास सबसे ज़्यादा सहसंयोजक बंध है। ठीक है, उसके बाद में MgCl2, उसके बाद में क्या आएगा CaCl2, फिर SrCl2, फिर BaCl2। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। ओके, चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं लार्ज साइज ऑफ एनायन। जो अगला कारक है दोस्तों वो है लार्ज साइज ऑफ एनायन, ऋणायन का बड़ा आकार। ऋणायन का बड़ा आकार भी निर्भर करता है किस पे, फजान के नियम के अनुसार जो ऋणायन का बड़ा आकार है वो भी निर्भर करता है किसी भी बॉन्ड को बताने के लिए कि ये कोवैलेंट है या नहीं है, इसमें कितने % आयनिक कैरेक्टर पाए जाएंगे। ओके, चलिए तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा लार्ज साइज ऑफ एनायन, लिखेंगे द लार्ज साइज ऑफ एनायन लेसर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर होल्डिंग इट्स अदर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उतने ही कम बल से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को रोकेगा। Thus, these are more attracted by the cation and will be more polarized. That is, there will be more chance of electrovalency process into covalency. ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उतने ही कम बल से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। अतः ये धनायन की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे और ज़्यादा ध्रुवित होंगे, अर्थात वैद्युत संयोजक बंध सहसंयोजक बंध में ज़्यादा परिवर्तित होगा। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं आउट ऑफ AlF3 एंड AlCl3 द साइज ऑफ आयन यानी F माइनस इज स्मॉलर देन Cl माइनस एनायन। ठीक है, F माइनस का जो साइज है क्या है, स्मॉल है, किसकी अपेक्षा, Cl माइनस की अपेक्षा। दस Cl एनायन इज कंपेटिबिलिटी मोर अट्रैक्टिव देन F माइनस टू Al3 प्लस, दैट इज मोर पोलराइज। देयरफॉर AlF3 इज आयनिक कंपाउंड व्हेयरएज AlCl3 इज कोवैलेंट। दोस्तों AlF3 तथा AlC3 में ऋणायन यानी F का आकार ऋणायन Cl से छोटा होता है, अतः Cl जो होगा Cl माइनस Al3 प्लस की ओर F की अपेक्षा ज़्यादा आकर्षित होगा, अतः ज़्यादा ध्रुवित होगा। इसीलिए AlF3 आयनिक यौगिक में Al3 जो है वो क्या है, एक आयनिक यौगिक है, जबकि AlCl3 जो है वो क्या है, कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजक यौगिक है। ये तीसरा कारक था। अब जो चौथा कारक है दोस्तों वो है ए कैटायन विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अनुत्कृष्ट गैस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी जो है डिफाइन करता है आयनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर। तो कह रहा था कैटायन having non-noble gas types of electronic configuration of their outermost shell polarize the anion more strongly than the cation having noble gas type of electronic configuration. That is, there will be more chance of electrovalency. दोस्तों अनुत्कृष्ट गैस के प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का धनायन ये भी निर्भर करता है। ऐसा धनायन जिसके बाह्यतम कोश को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी अनुत्कृष्ट गैस प्रकार का होता है वह ऋणायन का एक उत्कृष्ट गैस वाले धनायन की अपेक्षा ज़्यादा ध्रुवित करेगा, अर्थात वैद्युत संयोजिक सहसंयोजिक बंध में ज़्यादा परिवर्तित होगा। जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड में ज़्यादा परिवर्तित होगा। ये आपका फजान का रूल कहता है। तो पूरा का पूरा फजान का रूल यही था, मैंने आप लोग को बता दिया है। फजान का नियम ये कहता था कि कोई भी बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं हो सकता है, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो
इन्हीं को समझने के लिए फजान ने एक नियम दिया था और फजान ने कई कारक दिए थे, यानी कुल मिलाकर के 4 कारक दिए थे और उन्होंने कहा था ये 4 जो कारक हैं ये डिपेंड करते हैं, यानी कि दीज रूल्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये जो नियम हैं, ये जो फजान का नियम है ये 4 नियम पर निर्धारित है, 4 कारकों पर निर्धारित है। पहला दिया गया था आपका हाई चार्ज ऑन कैटायन एनायन और बोथ। दूसरा था स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, फिर लार्ज साइज ऑफ एनायन और लास्ट था एक कैटायन विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया है। पोलराइजेशन का टॉपिक ख़त्म हुआ, आज ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। कल आपको जो क्लास होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कल से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। तो 3 लेक्चर हैं फजान रूल से संबंधित। पहला है पोलराइजेशन वाला, पूरा का पूरा ध्रुवण देख लीजिएगा। दूसरा आपका है पोलराइजिंग पावर और तीसरा ये है फजान का रूल। ये तीनों क्लास अगर एक साथ आप देख लेते हैं तो पूरा का पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा कि फजान भाई साहब ने जो नियम दिया था वो आखिर में क्या था और कौन कौन से कारक निर्भर करते हैं फजान के इस रूल पर। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो कह रहे हैं कि सर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बेटा अभी आप लोग को दिक्कत होगी समझ। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिए, जल्द ही बोर्ड पर क्लास होगी, वहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार PDF पढ़ लें और उसके बाद में आप क्लास ज़रूर देखें, आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की इस क्लास के बारे में। दोस्तों इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।